हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के रूप में आए हुए हैं उनका सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था विशेष जो आपका टॉपिक इस समय आपको चल रहा है उसका कौन सा है, फोर्थ क्या है आपका ये वीडियो है। ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो सारे राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य की विधानसभा या फिर संसद। तो देखिए आर्टिकल जो 370 था वो आपसे जम्मू कश्मीर से क्या था, संबंधित था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो राज्य की विधानसभा। ठीक है, राज्य की विधानसभा। तो राज्य की विधानसभा से कह सकते हैं कि उसके सलाह पर या कह सकते हैं उसके अनुशंसा पर इसका स्थगन किया जा सकता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आपको पता है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है नी, वो अनुच्छेद किस में है, 148 में। किस में है, अनुच्छेद 148 में बात की गई है इससे संबंधित। किसमें है, 148 है। अब देखिए एक चीज आपको और भी समझना होगा कि इसे हम लोग शॉर्ट में एक नाम देते हैं, कैग भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक एक्ट आया था 1858 में। 1858 के अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत तहत इस पद का क्या किया गया था, सृजन किया गया था। सृजन किया गया था। ठीक है, और ये जो एक्ट आया था ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। किसके समय आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये क्या आया था, एक्ट आया था। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? ये राज्य का पूछ रहा है। तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो ये क्या है, राज्य के जो भी राज्यपाल होंगे उस राज्य के, तो जब राज्य विधानसभा की पहली बैठक होता है तो उसमें जो संबोधन किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जैसे लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें भी संबोधन पहली बार किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। वैसे राज्यों में राज्यपाल का होता है। देखिए पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963, 1971, 1972, 1992 या 1996। अब देखिए यहाँ लिखा है कि पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था कब? 1963। यहाँ हम ये कहेंगे पांडिचेरी पांडिचेरी दिवस कब मनाते हैं? तो पांडिचेरी जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी में जो विधान सभा और कह सकते हैं मंत्री परिषद को गठन किया गया था उसका। ठीक है, उसका गठन किया गया था। अब जो पांडिचेरी है ये पहले फ्रांसीसी बस्ती थी, और पांडिचेरी क्या है आपका, एक यूटीज है नहीं, क्या है आपका, यूटीज है, एक यूटीज है। और इसमें क्या है आपके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं किसमें, पांडिचेरी में। वो चारों जिलों आप देखेंगे तो ये अलग अलग राज्यों में क्या है, स्थित हैं भौगोलिक क्षेत्र से। पहला आपका एक है यनम, जो कि ये आंध्र प्रदेश में ये जिला है। आंध्र प्रदेश में ये जिला है किसका? पांडिचेरी का। ठीक है, किसका है? पांडिचेरी का। दूसरा आप देखेंगे एक है आपका कराईकल, कराईकल जिला है। एक आपका पांडिचेरी है, और फिर आपका एक है माहे। कौन सा है? माहे। तो माहे जिला तो केरल में है, और बाकी ये दोनों जिले कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जो माहे जिला है, ये माहे
ये ध्यान रखिएगा कि देश का ये क्या है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा ये क्या है, जिला है, सबसे छोटा जिला है। क्योंकि सबसे बड़ा जिला आपने पढ़ा होगा कच्छ का रण है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, जो कहाँ पे है, जो गुजरात में है। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक है ना, वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो टोटल है कितनी, 80 सीट। यानी कि लोकसभा में 80 सीट किसकी है, यूपी की। बिहार की कितनी है, तो बिहार की है कितनी, 40। कितनी है, 40। केरल की कितनी है, 20। राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की है 25। कितनी है, 25। तो अगर सर्वाधिक सीट देखें लोकसभा में, अगर क्रम देखें तो सबसे अधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की सीट है। फिर कहाँ, महाराष्ट्र की है ना 48, महाराष्ट्र की कितनी है, 48। फिर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर है कौन सा, बिहार। तो आपको इतने राज्यों की ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। ये सीटें आपको मिल जाएंगी देखते हुए, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं है, क्या लागू नहीं है? वित्तीय आपातकाल, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र, कैग द्वारा लेखा परीक्षक, राज्यपाल का शासन। तो इसमें देखिए क्या लागू नहीं होगा, ये तब की बात है जब जम्मू कश्मीर कह सकते हैं एक यूटी नहीं था, एक राज्य था, उसका अलग एक अपना संविधान हुआ करता था। तो उस समय क्या था कि जो वित्तीय आपातकाल है वो लागू वहां पे नहीं होता था, वहां पे नहीं हो सकता था, बाकी सारी प्रक्रियाएं लागू हो सकती थी, ठीक है। तो अब तो हालांकि वहां पर सब कुछ लागू होगा, क्योंकि वो एक यूटी बन चुका है, भारतीय संविधान ही लागू होगा वहां पे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? आपने देखा था कि जब आपने देखा था कि राष्ट्रीय जब आपात लगता था, नेशनल इमरजेंसी लगता था अनुच्छेद 352 के तहत, तो हमारे कुछ क्या थे, यानी कि 20 और 21 जैसे मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते थे। तो ये जो निलंबन की व्यवस्था है, ये हमने किस देश के संविधान से अपनाया, ये किस देश के संविधान से अपनाया है? तो आप देखेंगे तो जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, वाइमर संविधान। ये सवाल पूछा गया है कि वाइमर संविधान किस देश का संविधान है, तो जर्मनी का है। कि वो जर्मनी के संविधान का नाम ही है क्या, वाइमर संविधान। जैसे हम लोग भारत की बात करें तो भारत के संविधान का क्या नाम है, भारत का संविधान। भारत का संविधान यही भारतीय संविधान का नाम है। तो ये यहां हमने ये प्रावधान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? यानी कि लिखा था सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी परामर्श ले सकता है, यानी कि सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, लेकिन वो माने ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 143, 143। लेकिन यहीं पर अगर आप कुछ एक अन्य, अगर आप अन्य अनुच्छेद देखेंगे तो उसमें कुछ आपको डाटा निकल के आएगा। देखिए जो आपका ये है अनुच्छेद 131, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं क्या है, प्रारंभिक, क्या है, प्रारंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में आता है। ये क्या आता है, मूल क्षेत्राधिकार में आता है, मूल क्षेत्र का अधिकार। इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट को ये क्या है, कहीं ना कहीं उसको ये अधिकार प्राप्त है कि राज्यों के बीच में हुए विवाद या राज्य और केंद्र के बीच में हुए विवादों का निपटारा वो कर सके, ठीक है। ये इसी का अधीन आता है। अनुच्छेद 129 क्या है, इसमें कहा गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक क्या होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। इसमें ये बताया गया अभिलेखीय न्यायालय होगा, ठीक है। बाकी 123 तो जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति ये क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस यानी कि
देश क्या है, अध्यादेश जारी करते हैं, जारी करते हैं किसकी सलाह पर, तो कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये ध्यान रखिए क्या आता है, तो दो राज्यों के बीच में ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि राज्यों के मध्य या केंद्र व राज्य के मध्य हुए विवादों को सुनता है, ठीक है, विवादों को सुनता है। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप से जाना जाता है, यानी कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहते हैं। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल पीएम, क्या होगा, ऑप्शनल पीएम कहते हैं किसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता। देखिए जो विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, ऑप्शनल पीएम। क्या बोलेंगे, वैकल्पिक या ऑप्शनल पीएम बोलेंगे। तो विपक्ष का नेता जो होता है ये एक कैबिनेट स्तर का नेता होता है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष का जो नेता है उसे कैबिनेट मंत्री का क्या होता है, दर्जा प्राप्त होता है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और विपक्ष के नेता को हम लोग क्या कहते हैं, वैकल्पिक पीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैकल्पिक पीएम भी कहते हैं। वैकल्पिक पीएम भी कहते हैं। अब विपक्ष का नेता कौन होता है, तो विपक्ष का नेता कौन होगा, कह सकते हैं कि दूसरी सर्वाधिक सीट वाली पार्टी का नेता, ठीक है, वो होता है क्या, विपक्ष का नेता होता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश डैश है, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश बनाता है वो उसकी किस प्रकार की शक्ति है, क्या उसकी वैकल्पिक है, क्या नहीं है, तो कैसी है फिर, संसदीय सहमति की आवश्यकता है, न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, या विवेकाधीन है। तो जो राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है वो भाई किस प्रकार का है, ठीक है, वो किस प्रकार का है ये। तो देखिए ये कर ऐसी बात करते हैं किस प्रकार का है, तो बताएंगे ये जो न्यायिक समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश बनाएगा तो क्या उस पर न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री टैक्स की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो आपने पढ़ा ही है इससे पहले क्या है कि अगर जो संसद में कोई भी व्यक्ति अगर जो वो सदस्य नहीं रहता है, संसद का सदस्य नहीं रहता है, फिर भी उसे 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। और मंत्री ही बनता है बाद में क्या, प्रधानमंत्री बनेगा, जो मंत्री चुनेंगे प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो यानी कि आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर सदस्य नहीं है संसद के तब भी। भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है, संवैधानिक विवेक, वैधानिक विवेक, स्थिति परक विवेक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसके पास जो विवेकाधीन शक्ति होती है ना, वो शक्ति उसके पास होती है कैसी, तो वो शक्ति होती है उनके पास कैसी, तो स्थिति परक विवेक, ठीक है, यानी कि स्थिति के अनुसार, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, कोई भी काम कर सकता है, तो लिखा है स्थिति परक विवेक। अगला है डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, नारायण मूर्ति समिति,
मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति, वी.एन. श्रीकृष्ण समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कब, तो 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। 51 क में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया। और जो आपका ये मूल कर्तव्य है, जो आपका ये मूल कर्तव्य है, ये किस देश के संविधान से हमने लिया है, तो जो मूलभूत जो कर्तव्य है ये हमने सोवियत संघ, उस समय तो क्या था, सोवियत संघ, यानी कि हमने रूस के संविधान से ये व्यवस्था ली थी मूल कर्तव्य वाली। ठीक है, चलिए अगले देखिए, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है? देखिए संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जो हमने किस देश के संविधान से लिया है, कैनेडियन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटिश। तो ये हमने व्यवस्था जो ली है वो ली है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया। कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो कह सकते हैं जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन भाग 20 के अधीन अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसके संविधान से लिया, उसके संविधान से लिया। आगे जाओ, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ये देखो संशोधन जब किया जाता है तो कई प्रकार के क्या होते हैं आपके बहुमत होते हैं, जैसे साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत भी होता है, ठीक है, इसके अलावा और भी सारे बहुमत होते हैं। तो किस प्रकार के बहुमत से हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, तो साधारण बहुमत राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत संसद का विशेष बहुमत। देखिए जब संसद की क्या होती है, विशेष बहुमत होती है, तब आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। तो संसद के विशेष बहुमत मतलब होता है कि कहीं ना कहीं क्या हो, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर वो क्या होगा, पास होगा विधेयक। साधारण बहुमत मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाई आधे से एक अधिक, यानी कि 50% और +1, यानी आधे से अधिक, वो साधारण बहुमत होता है। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश डैश के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, बहुत सारे अपराधी होते हैं जिनके सजा, जैसे मान लो उसकी सजा की प्रकृति है, उसको बदले बिना सजा कम कर दी जाए तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं सजा या दंड क्षमा। क्या बोलेंगे, सजा दंड क्षमा बोलेंगे।
जैसे सपोज करते हैं कि क्या हो गया, हमने बोला कि मान लो किसी की सजा मिली है कितने की, 20 साल की, 20 साल की मिली है। अब क्या कर देंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा को कम कर देंगे, यानी कि हमने कर दिया 13 साल, 7 साल इसको सजा कम कर दी, है नहीं। लेकिन जो सजा मिली थी सजा वही रहेगी, बस उसमें समय जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा, यानी सजा की प्रकृति नहीं बदलेगी। मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि मान लो किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कर देंगे, उसको आजीवन कारावास कर देंगे, या प्रकृति नहीं बदलेगी, सजा की प्रकृति नहीं बदलेगी, हाँ उसमें समय या कुछ चीजें कम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, युवाओं के लिए संसदीय फोरम, बच्चों के लिए संसदीय फोरम, या जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए फोरम। तो इसका लिए सही आंसर क्या है, यह है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। ये पहली बार इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था संसद में। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश डैश द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। सीबीआई का विशेष अधिनियम, संविधान, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। देखिए जो सीबीआई है तो कहते हैं सीबीआई की स्थापना हालांकि 1963 में हुआ था, लेकिन उसको जो स्थापना किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है इसके तहत किया गया था। और ये अधिनियम कब आया था, तो देखेंगे 1947 में आया था। कब आया था, 1947 या 1947 या 46, 1946, यह है 1946, ठीक है। ये बना था अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत ही क्या हुआ था, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, यानी कि जो आपका सीबीआई है, सीबीआई, तो सीबीआई की जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1963 में, ठीक है, उस अधिनियम के तहत हुआ था। लेकिन ये देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये आप जानते होंगे, जिसे वो हम लोग सीवीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये तो के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था, 1964 में इसका गठन हुआ था। चलिए, किस संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? वर्मा समिति, सावंत समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, या संथानम समिति? तो देखिए संथानम समिति जो है ना, संथानम समिति है, तो संथानम समिति के अनुशंसा पर ही क्या हुआ था, आपका जो ये सीवीसी है, यानी केंद्रीय यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किया गया कब, 1964 में, यानी कि जो भ्रष्टाचार का मामला है उसको कम करने के लिए, ठीक है। और मुख्यालय तो इसकी क्या है, नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका क्या है, नई दिल्ली में है। तो जो सीवीसी यानी कि जो सीवीसी की स्थापना 1964 में हुआ था, और ये कह सकते हैं सीवीसी के कह सकते हैं जो कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होगा वो होगा 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो क्या हो जाए पहले पूरा हो जाए। और लेकिन आप देखेंगे कि सीवीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर ये सवाल आ जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम होगा नेट्टूर श्री निवासन, ठीक है, राव, ठीक है, नाम क्या है, राव, पूरा नाम इससे राव है, राव। तो ये थे इसके पहले अध्यक्ष। अगर देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वही आएगा 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या फिर 4 वर्ष। देखिए इसका जो होता है वो कितना होगा, 4 वर्ष,
अभी लिखा 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो क्या हो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, 60 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो क्या हो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आपका जो आपके आरपीएफ में पिछले बार जो सवाल आए थे उनका कलेक्शन था। ये टोटल हमारे क्या थे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।